Hello everyone, welcome to the Nursing PYQ Hub. Today we will see your chapter number 4 that is digestive system. Other name of digestive system is GI tract. अब इसमें हम बहुत ही कंसाइज वे में और जो आपको यूनिवर्सिटी में या तो नॉर्थ से कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम देना चाहते हो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 योर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम देखने वाले सबसे पहले इंट्रोडक्शन। The gastrointestinal tract continues 30 foot 9 meters anatomically pipeline designed for mechanical and chemical transformed injected material into cellular fluid। इसमें 30 फुट और 9 मीटर अपना डाइजेस्टिव ट्रैक है। ये साइड में पिक्चर आप देख सकते हो, ये पिक्चर आपको ड्राइंग में भी काम आ सकता है। और ये एनाटॉमिकल पाइपलाइन है, पूरा एनाटॉमिकल पाइपलाइन में जैसे यहाँ से जाएगा यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे आएगा। और इसमें दोनों होता है, एक मैकेनिकल भी होता है और केमिकल। यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस होती है जो मिक्सचर जैसा काम करता है, केमिकल होते हैं आधे जूसेस होते हैं जो डाइजेशन में काम करते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल अपने ने देखा कि जीआई ट्रैक का डेफिनेशन। वापस से द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक इज कंटिन्यूस 30 फुट 9 मीटर। इसमें 9 मीटर पूरा अपना जीआई ट्रैक है। ये जो अपने ने जो खाना खाया उसके पार्टिकल से लेके अपने सेल के एटीपी प्रोडक्शन से लेकर ये प्रोसेस है, यहाँ पे लिखा है। इसमें रेड वाला जो आर्टरी वाला दिखा रहा है वेनस है, ब्लू वाला, और ये ऑरेंज वाला नर्व सिस्टम दिखा रहा है जो ऑटोनॉमिक कंट्रोल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ये एनाटॉमिकल कैटेगरीज जो दो पार्ट में ये डिवाइड है डाइजेस्टिव सिस्टम। एक प्राइमरी ऑर्गन और एक एसेसरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन को हम मेन ऑर्गन भी बोलते हैं। इसमें क्या आता है द कंटिन्यूअस ट्यूब, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल, ये सब मेन होते हैं। और एसेसरी ऑर्गन मतलब जो बाजू में जो ऑर्गन होते हैं साइड में वो डाइजेस्टिव जैसे काम करते हैं, जैसे कि टीथ, टंग। यहाँ पे मेन ऑर्गन में ये फूड यहाँ पे जाता है और एसेसरी में फूड नहीं जाता है, पर है ना उसके जो प्रोडक्ट है वो इस मेन ऑर्गन में डालते हैं ताकि कि अपने डाइजेशन में हेल्पफुल होए। कौन कौन से टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियास, ये सब में फूड नहीं जाता, पर है ना ये भी रोल करते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम में। मैकेनिकल एक्शन टू द सेल्यूलर एक्सक्रीशन। अब ये कौन सी मैकेनिकल एक्शन है, तो हम पहले तो इंजेक्ट करते हैं, फूड को अंदर डालते हैं माउथ में, फिर प्रोप्यूलेशंस वो से मूविंग ऑफ द फूड बाउल्स वाया सलाइवरी एंड पेलास्टाइसिस। सलाइवा और पेलास्टाइसिस मूवमेंट यानी ऐसे ऐसे करके फूड आगे जा रहा है, उसको हम बोलते हैं पेलास्टाइसिस। फिर डाइजेशन, इंजेक्शन देख लिया आप। डाइजेशन में दो मेथड होती है, एक मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल में क्या होता है मस्कुलर च्यूनिंग, मतलब मिक्सचर जैसे काम करता है, ग्राइंडिंग जैसे काम करता है। और केमिकल जो जूसेस वो बहुत सारे जूसेस होते हैं जो ये ब्रेक डाउन करते हैं मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि बाइल्स, लाइपेस और अमाइलेस। ये सब हम फिजियोलॉजी में देखेंगे, अभी हम सिर्फ एनाटॉमिकली देख रहे हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है जो न्यूट्रिशन हमने लिया था उसको इंटेस्टाइन में जाके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करने का, उसका नाम है एब्जॉर्प्शन। एलिमिनेशन, जो अनवांटेड पार्टिकल्स है या तो जो कचरा है वो बाहर निकालना है तो उसको एलिमिनेट वेस्ट मटेरियल को करना पड़ेगा थ्रू एनस। तो ये सारी हमने प्रोसेस देख ली। कौन कौन सा है वापस से बोलते हैं, इंजेक्शन, पॉपुलेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, ये सारी ऊपर से अपनी बाइफर्केशन कर दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने लेयर्स के बारे में। ये जो अपने ट्यूब होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसके 4 लेयर होते हैं। तो अब पहला कौन सा होता है, जो म्यूकस होता है जो बॉडी फूड को टच करता है। उसकी लाइनिंग एपिथेलियल लाइनिंग है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ फूड, लैमिना प्रोपरिया कंटेन्स अ लिम्फोइड टिश्यू टू प्रिवेंट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये फूड के अंदर बैक्टीरिया हो गया उसको प्रिवेंट करेगा। फिर म्यूकोजा कंटेन अ विली फॉर अ पार्टिकल्स पैसाज। विली अपने ने पढ़ा था, विली क्या काम करता है, जो एब्जॉर्ब करने में भी काम करता है और पैसेज को यहाँ पे आगे फॉरवर्ड मूव करने के लिए भी काम आता है। ठीक है, यहाँ पे इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है। डायरेक्ट कांटेक्ट विद द फूड होता है। कौन सी लेयर होती है भाई, एपिथेलियल लेयर होती है। फिर दूसरा नाम है सब म्यूकोजा। ये म्यूकोजा पहला लेयर। अब सब म्यूकोजा में क्या आता है कि
लेयर हाउसिंग कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड सेल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व। ये जो व्हीली है वो क्या काम करती है, ब्लड स्ट्रीम में फूड डाल देती है ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो दूसरा लेयर कौन सा होगा, कनेक्टिव होगा इसके ऊपर से। तो कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से आते हैं, मैंने बोला था ब्लड वेसल्स आते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स आते हैं, नर्व सिस्टम आती है, ठीक है। सब म्यूकोज़ा में इतना आता है। अब मस्क्यूलर होगा, थर्ड लेयर अपना मस्क्यूलर होगा। मस्क्यूलर में कौन सा होगा, मोटर लेयर होगी। मस्क्यूलर मतलब मूवमेंट वाला होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। फीचर इनर सर्कुलेशन एंड आउटवर्ड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर्स। अब यहाँ पे क्या बोला है, फीचर क्या बोला है, इनर में सर्कुलेशन होगा, अंदर की तरफ सर्कुलेशन होगा, बाहर की तरफ ऐसे लॉन्गिट्यूडनल होंगे। फिर नोट द स्टमक फीचर्स अ यूनिक थर्ड लेयर कॉल्ड अ इनर ऑब्लिक। इसके स्टमक में ये फीचर बहुत अच्छा होता है, आगे हम देखने वाले। उसके थर्ड लेयर में इनर ऑब्लिक बोलते हैं हम लोग, जो सेरोसा। सेरोसा में क्या होता है, द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। ये रहा भाई सेरोसा। सेरोसा में आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है कंपोज्ड ऑफ पेरिटोनियम कवरिंग द एब्डोमिनल ऑर्गन। अब पेरिटोनियम क्या होता है, जो एक ऑर्गन होता है, जैसे कि ये ऑर्गन है, उसके यहाँ पे पेरिटोनियम यानी ये चेस्ट का ये वॉल है, ये ऑर्गन है, तो उसके आगे क्या होगा, वेसिकल्स लेयर हो गए, वेसिकल हो गए, और यहाँ पे क्या होगा, पेरिटोनियम होगा। ये चेस्ट का वॉल है, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, पेरिटोनियम लेयर होगा, ठीक है। मतलब वेसिकल्स और ये एब्डोमिनल जो कैविटी है उसके आजू बाजू वो जो फ्लूइड या तो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम कवरिंग। सेकेंडली अपने देखते हैं मैपिंग करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एमसीक्यूज के लिए, क्योंकि कहीं से भी सवाल आ सकता है कि ये लोकेशन सारी होती है, तो इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो ले सकते हो, तो ताकि आपको दूसरे में भी काम आए। मिड केवियस लाइन ये दोनों होती है, ये सबकॉस्टियल लाइन, ये इंटरट्यूबियल लाइन, समझाती हूँ सब। इसमें क्या होता है कि 9 क्वाड्रेंट होते हैं। अब यहाँ पे जब सर्जरी होती है तो डॉक्टर एक ही पार्ट को ऐसे लाइन क्वाड्रेंट अपने को डिवाइड करके फिर ही काटता है, ऐसे नहीं कि पूरा शरीर ही ऐसे काट के फिर है ना ऑपरेशन करने लग जाता है, ऐसे नहीं होता। तो वो पहले वो देखता है स्क्वायर में कि यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना है, तो वो राइट हाइपोकॉन्ड्रिया और है ना यहाँ पे ये एपिगैस्ट्रिक वहाँ पे कट लगाएगा, ना कि यहाँ पे नीचे की तरफ के अम्बिलिकल में साइड और यहाँ पे राइट लंबी साइड के बीच में, ठीक है। तो ये सब होता है, तो ये ऑपरेशन के टाइम काम आता है, पर ये जानना जरूरी है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइड्रोकॉन्ड्रियक, राइट लंबर, अम्बिलिकल, लेफ्ट ल्यूमर, लेफ्ट इंग्यूनियर, हाइपोगैस्ट्रिक और राइट इंग्यूनर। ये सब क्या होते हैं, नीचे की तरफ ट्यूब वाले पार्ट्स होते हैं और ऊपर की तरफ ऑर्गन वाले पार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम याद करने की कोशिश करते हैं कि हमारे जैसे कि अम्बिलिकल बीचों बीच पकड़ते हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, एपिगैस्ट्रिक। अब ये स्टमक वाला पार्ट आएगा एपिगैस्ट्रिक में, नीचे में क्या होगा, हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है। हाइपोगैस्ट्रिक ये दोनों समझ में आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, राइट की तरफ क्या होता है, लीवर होता है अपना, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, और लेफ्ट की तरफ क्या होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। नीचे की तरफ क्या होता है, लेफ्ट इंग्यूनियर, और नीचे क्या होता है, राइट इंग्यूनियर। ये सब हो गया। अब इसमें है ना अपने को पता है कि लीवर लेफ्ट में आता है, स्टमक है ना लेफ्ट, सॉरी लीवर राइट में आता है, स्टमक लेफ्ट में आता है। तो ये दोनों में स्टमक आएगा, ये दोनों में लीवर आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, किडनी और ट्यूब्यूल यहाँ पे होती है राइट साइड में, और लेफ्ट में भी किडनी और ट्यूब होगी, तो दोनों में आ जाएगा। फिर बीचों बीच क्या पैनक्रियास आएगा, और ऊपर भी पैनक्रियास आएगा, ठीक है। अब तो दूसरा हम बात करेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो एनस वाला भाग होगा वो सिग्मोइड वाला, एमनस वाला तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट में, और जो यहाँ पे अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा तो ये लोग राइट में इंग्युलर कट करेंगे, और सेसम यहाँ पे आएगा, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और हाइपोगैस्ट्रिक मतलब बीचों बीच अपना रेनियल सिस्टम आएगा, एक तो ब्लैडर आएगा, रेक्टम आएगा, एनस भी यहाँ पे बीचों बीच ही जाता है अपना, और ये यूट्रियस आएगा, ठीक है। ये सब समझ में आ गया लोकेशन, और ये डायग्राम की वजह से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि है ना, आपको जैसे कि लीवर लिखा होता है आपको समझ में नहीं आएगा, पर ये राइट में लीवर है, यहाँ से स्टमक है, ऐसे करके आपको समझना है ये सब डायग्राम। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम बोलते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के बारे में,
ऑर्गन पोजिशनिंग टेबल, इंटर पेरिटोनियम, रेट्रोपेरिटोनियम, 2 पार्ट्स है उसके, कंप्लीट सराउंडिंग एंटीरियर सरफेस ओनली, जैसे कि स्टमक, जेजुनम, इलियम, सिसम, फिर अपेंडिक्सिस, ट्रांसवर्स और सिग्मॉइड कॉलन, स्प्लीन, ये सब में आता है। स्प्लीन क्या होता है कि आरबीसी जब डेथ हो जाते तो उसका ग्रेवयार्ड होता है। किडनी, फिर पैनक्रियास, ड्यूडेनम, एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग कॉलन और रेक्टम, ये सब एंटीरियर सरफेस रेट्रोपेरिटोनियम है और इंट्रापेरिटोनियम है। इस पोजिशनिंग ही दिखाई ऑर्गन की, ठीक है, कि कंप्लीटली सराउंडिंग है और आधे में इनकम्प्लीट सराउंडिंग है, बस ये तो याद ही रखना है सिर्फ। और ये इसमें पेराइटियल लेयर बोला है। अच्छा, मैंने बोला था कि पेराइटियल लेयर क्या होता है, जो यहाँ पे ऑर्गन है, ये ऑर्गन है अपना, यहाँ पे आजू बाजू कौन सा ऑर्गन के आजू बाजू कौन सी मेम्ब्रेन होगी, वेसिकल लेयर होगा। और है ना, ये जो जैसे कि ये एब्डोमिनल फ्लूइड है या तो एब्डोमेन है, तो उसमें उसके आजू बाजू क्या होगा, लेयर, पेरिटियल लेयर होगा। और ये जो पेरिटियल और वेसिकल के आजू बाजू है, इसको बोलेंगे पेरिटोनियम फ्लूइड होता है, पेरिटोनियम फ्लूइड होता है, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझे तो मैं वापस बोलती हूँ। एक ऑर्गन होता है, ऑर्गन के आजू बाजू क्या होता है, वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल लेयर होता है। और ये एक एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन कैविटी के आजू बाजू क्या होता है, पेराइटियल लेयर होता है। एब्डोमेन वॉल में क्या होता है, पेराइटियल लेयर। तो जो पेराइटियल लेयर और वेसिकल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको पेरिटोनियल गैप रैप बोलते हैं, या तो पेरिटोनियल फ्लूइड या तो कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें की पेरिटोनियल फोल्डेड फंक्शंस, क्या फंक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, मेजेंट्री, मेजोकॉलन, ओमेंटम, स्टमक फोल्डेड होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब याद रखना है सिर्फ। फ्रिक्शनल लेस मूवमेंट, प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, हीलिंग एंड फैट स्टोरेज। फैट स्टोरेज के लिए काम आता है, ऑर्गन हीलिंग के लिए काम आता है, प्रोटेक्शन करता है और फ्रिक्शन मूवमेंट को कम कर देता है, ठीक है। ये सब याद रखना है। मेजोकॉलन में क्या होता है, कॉलन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, मेजेंट्री मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा फोल्डेड, और ओमेंटियम मतलब स्टमक फोल्डेड होगा। आज हम अब स्टार्ट करते हैं इंजेक्शन पोर्ट से, यानी ओरल कैविटी और पैलेट से। अब यहाँ पे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है। एक ऑर्गन तो हमेशा पूछता ही है 5 to 15 मार्क्स में अंदर ही, ठीक है। अब इसमें अपने देखते हैं बक्कल कैविटी और पैलेट्स आर्किटेक्चर। अब इसमें बक्कल कैविटी कौन सी होती है, तो एन ओवल शेप्ड कैविटी इनसाइड द स्कल। अपनी ओवल शेप कैविटी होती है, उसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं, इंक्लूडिंग वेस्टिब्यूलर, द पैरेसिस स्पेस लोकेटेड बिटवीन टीथ, लिप्स एंड चीक। अब इसमें बोला है कि बिटवीन टीथ, लिप्स और चीक के बीच में जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी या तो ओरल कैविटी। दूसरा नाम अपना बक्कल कैविटी का क्या नाम है, ओरल कैविटी। अब हार्ड पैलेट से सॉफ्ट प्लेट है और एव्यूला है। इसमें हार्ड प्लेट लोकेटेड एंटीरियर कंपोस्ट ऑफ अ बोन कंप्लीटली इमोबिलिटी। जो अपना ये वाला पोर्शन है उसको हार्ड प्लेट से, क्योंकि हार्ड प्लेट है क्योंकि वो इमोबिलिटी है, इंजरी ना और मूवमेंट भी नहीं होता, इमोबिलिटी है। सॉफ्ट प्लेट क्या होता है, लोकेटेड पोस्टीरियर कंपोस्ट ऑफ मसल्स फाइबर्स एविलेटेड ड्यूरिंग अ स्वेलो टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम द एंटरिंग ओवर द नेसोफेरिंग्स। ये सॉफ्ट प्लेट्स यहाँ पे होते हैं पीछे की तरफ, क्योंकि वो ये देख सकते हो आप पिक्चर में, जैसे कि ये हार्ड है ये सॉफ्ट है, तो ये इजीली फूड को इजीली अंदर पैसेज कर देके पैसेज करिए, क्योंकि नेसोफेरिंग्स में फूड प्रिवेंट हो जाए ना जाए। और सेकेंडली अपना एव्यूला है। एव्यूला कहाँ पे होता है, यहाँ पे एव्यूला कर्व्ड मसल्स फोल्डेड हैंगिंग फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट्स एंड दैट ईट्स इन स्पीच एंड ब्लॉक अ नेजल एंट्री। जब अपने बोलते हैं तब अपनी नेजल जो एंट्री होती है, जब हम बोलते हैं तब श्वास नहीं ले सकते, क्योंकि ये एव्यूला बंद कर देता है, यहाँ पे बंद कर देता है जब अपने बोलते हैं, ब्लॉक एंट्री ऑफ नेजल। इसलिए बोलते हैं हम खाते खाते समय पाना ना, अपने को बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे एव्यूला यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, ठीक है। वेस्कुलर नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। ग्रेटर पैलेटिन्स आर्टरीज
कहाँ से आती है, ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी, और है ना सेकेंड कहाँ से आती है, असेंडिंग पैलेटिन जो फेशियल आर्टरी से आती है। दो आर्टरी यहाँ पे आती है, एक मैक्सिलरी वाली आर्टरी आती है और फेशियल आर्टरी आती है। नर्व सप्लाई देख लेते हैं, मैंडिब्यूलर नर्व आता है। यहाँ पे एक ऑर्गन के बारे में अपने को पहले इंट्रो लिखना है, उसके पार्ट्स लिखने हैं, फंक्शन लिखना है, फिर अगर यहाँ पे लेबर है तो लेबर करना है, फिर ब्लड सप्लाई लिखना है, और नर्व सप्लाई। ये सब टाइटल है। कोई भी यहाँ पे जो भी ऑर्गन अपने को दिया है उसका ये सब टाइटल है। अगर ये सब आप लिखोगे यूनिवर्सिटी में सब टाइटल के स्टेप बाय स्टेप, तो आपके पूरे मार्क्स आने के चांसेस है। ठीक है, तो ये थी ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो फॉलो कर देना। तो फिर यहाँ पे आएगा मैंडिब्यूलर यहाँ पे आता है। मैंडिब्यूलर जो नर्व होती है ये वो यहाँ पे आती है। ठीक है, अच्छा मैक्सिलरी आपको कहाँ पे होगी, तो यहाँ पे होगी, जो मैक्सिलरी होती है ना। और फेशियल आर्टरी कहाँ पे होगी, फेशियल आर्टरी यहाँ पे होगी। अब हम बात करते हैं डेंटिस्ट, दांत के टीथ के बारे में बात करेंगे। ये कौन सा है, असेसरी है कि प्राइमरी है, असेसरी है, अपने देखा था, असेसरी ऑर्गन में आता है। ठीक है, टीथ। अब यहाँ पे देखेंगे टीथ के बारे में। कंपैरेटिव डेंटल मैट्रिक्स टाइमलाइन 2 बार आता है लाइफ में, उसको डेंटियस बोलते हैं। एक टेम्पररी और एक परमानेंट। टेम्पररी टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं, और इटियप्स एट द 6 to 24 मंथ्स, मतलब ये 6 से 24 मंथ्स तक ही रहते हैं अंदर। इसमें कितने होते हैं, 32 होते हैं, 32 दांत होते हैं। रिप्लेस टेम्पररी स्टार्टिंग एट एज 6 और कंप्लीट बाय 21 ईयर विथ अ विजडम टीथ आता है। ठीक है, फंक्शन क्लासेस इंसरी एंड कैनविस, प्रीमोलर और मोलर। इंसरी कैनविस क्या कट करने का, बाइटिंग करने का काम करते हैं। प्रीमोलर मोलर क्या काम करते हैं, ग्राइंडिंग और च्यूइंग का काम करते हैं। ठीक है, इंसरी कैनविस अपने को स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, जैसे कि ये दांत है, उसके आगे के 2 दांत क्या होता है, इंसरी होता है। कैनविस के यहाँ पे होता है जो ऐसे राक्षसी दांत बोलते हैं, जिसे इसको कैनविस बोलते हैं, कैनविस। और जो 2 दांत होते हैं ऐसे 4 जैसे दिखते हैं वो प्रीमोलर होते हैं। फिर लास्ट में ऐसे दांत होते हैं वो मोलर होते हैं। ठीक है, इस तरफ होते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। उसमें एक पहला तो क्रोन होगा, नेक होगा और रूट होगा। ये तो सबको समझ में आ जाएगा। क्रोन ऐसे होता है, फिर विजिबल पार्ट जो होता है अपने का नेक, यानी थोड़ा ऐसे 2 लेयर होते हैं, उसको नेक बोलते हैं। ठीक है, रूट में ये जो रूट है ये नेक है और ये क्रोन है। ऐसे अपना टीथ बनता है। एनिमल जो हार्डेस्ट आउटर लेयर होता है, जो वाइट कलर का होता है, उससे अपने प्रोटेक्ट होता है। ये जो अपने च्यू करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं अपने फूड को, तो उससे हेल्प होती है। और है ना हार्ड पार्ट होता है, इसलिए ये अंदर का नर्व वो जो होते हैं वो डैमेज नहीं होते। प्यूल कैविटी होती है और ये डेटिन होती है। ये डेटिन, ये प्यूल कैविटी, यानी मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं होगा, सिर्फ नर्व और ब्लड सप्लाई होगा। कैविटी तो होती है अंदर ऐसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलेचर एंड टेस्ट। हम बात करेंगे टंग, ये भी एक एक्सेसरी ऑर्गन है। ठीक है, अब यहाँ पे अब यहाँ पे अलग अलग टेस्ट होता है। आगे की तरफ स्वीट होता है, बीच में सॉल्टी होता है, लास्ट में बीटर होता है और साइड में सॉर होता है। ठीक है, ऐसे आपने टेस्ट करते हैं। इसमें पहले तो देख लेते क्या है ना, रिसेप्टर कौन कौन सी थे। देन फॉलिएटेट, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म, वेलेट। ये फॉलिएट है वो सॉर है, ये स्वीट है, ये सॉल्टी है, ये बीटर है। इसकी लोकेशन दी है। ठीक है, और पर ये अपने डायग्राम में समझ ही सकते हैं। अगर कुछ समझ में ना तो ये डायग्राम और ये फॉलीफोर्ट, ये कौन सा था, फॉलीफेट। फिर ये कौन सा था, स्वीट वाला, फंगीफॉर्म। ये कौन सा था, फिलीफॉर्म। और ये कौन सा था, सर्क्यूवेलेट। ये जैसे यहाँ पे याद कर देना। ठीक है,
अब हम देखते हैं नेक्स्ट है न्यूरोवैस्कुलर डैशबोर्ड। न्यूरोवैस्कुलर डैशबोर्ड में बेस आर्किटेक्चर वॉलेंटरी मसल्स अटैच टू द हाइड्रॉइड बोन। हाइड्रॉइड बोन ये जो ऐसे शेप में बोन होगा उसको हाइड्रॉइड बोन बोलेंगे। वॉलेंटरी है एंड अ क्यूमिनल फोल्डिंग, ये क्यूमिनल फोल्डेड है, ठीक है, मतलब ऐसे रोल करके ऐसे अपने जीप को अंदर भी डाल सकते हैं, ऐसे है। फिर आर्की ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। यहाँ का ब्लड सप्लाई कैसा है, एट्रियल सप्लाई, एक तो लिंगुलर है, टॉन्सिलर है और फेरेंजियल है। जो अब टॉन्सिल आजू बाजू यहाँ पे होती है, टॉन्सिल आती है, फिर कौन सी है, लिंगुलर है और फेरेंजियल है। वेनस लिम्फ कौन सी आती है, ट्रेन इंटरनल से जुगलियर वेन आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऊपर की तरफ सारी वेन में जुगलियर वेन होगी और नीचे ऐसे स्टमक की साइड वेगस होगी, देख लेना, वेगस आती होगी, वेगस ना होगा उसमें। नर्व सप्लाई कौन सा होगा, एंटीरियर 2-3 लिंगुलर और पोस्टीरियर में 1-3 गवर्न बाय द गोजियो फेरेंजियल नर्व। ये फेरेंजियल के पार्ट्स में आता है, इसलिए फेरेंजियल नर्व होगा। फेरेंजियल यहाँ पे आती थी, ये फेरेंजियल नर्व होगा और ये लिंगुलर होगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट फेरेंजियल, जो दोनों में काम आती है, एक रेस्पिरेटरी में भी और डाइजेस्टिव। इसका दूसरा नाम कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज इसके 3 है, एक नेजोफेरिंक्स है, ओरोफेरिंक्स है और लैरिंजियोफेरिंक्स है। नेजोफेरिंक्स जो ये नोज में जो रेस्पिरेटरी में देखा था आपने ने, ओरो मतलब अभी हम देखने वाले जो ओरली होता है, यहाँ पे नेजोफेरिंक्स होगा, यहाँ पे ओरल होगा और यहाँ पे लैरिंगोफेरिंक्स होगा, हाइपोफेरिक्स जिससे बोलते हैं। इसका लोकेशन वो सब दिया होता है, फंक्शन भी दिया होता है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना एक बार। इसके जो CM है 12.5 लैरिंज सकता है। वॉल स्ट्रक्चर उससे वैसा ही है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और मस्कुलर लेयर है, ठीक है। म्यूकोजा में स्ट्रेटिफाई मसल्स, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू है, इसमें कनेक्टिव है जो ब्लड और लिम्फॉइड वाला है था, मसल्स वाला जो अपने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करते हैं, स्वेलिंग में काम आता है, ठीक है। ये ओवरऑल अपने ने फेरिंग्स देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसोफेजियल। इसोफेजियल में फूड जाएगा तो लैरिंग, ये फेरिंग्स क्या था, प्राइमरी ऑर्गन। इसोफेजियल क्या है, प्राइमरी का ऑर्गन है, ठीक है। इसमें अब ट्रांसपोर्ट ट्यूब उसको बोलते हैं, 2 होते हैं, एक तो स्पिंचर, अपर इसोफेजियल स्पिंचर, लोअर इसोफेजियल स्पिंचर। ये दोनों, इसको कार्डियक स्पिंचर भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, लैरिंजियल स्पिंचर, इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक स्पिंचर। एक्ट एज अ बैरियर्स, गैस्ट्रोइसोफेजियल यूज प्रिवेंट हाईली एसिडिक गैस्ट्रिक कंटेंट फ्रॉम द रिफ्लेक्सिंग अपवर्ड। इसको कार्डियक स्पिंचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो गैस्ट्रिक जूस है उसको बचाता है बाहर की तरफ आने में। पता है अपने को एसिडिटी होती है तब यहाँ पे जो कार्डियक या चेस्ट के वहाँ पे दर्द होता है, तो ये यहाँ पे उस तुम्हारा स्पिंचर खुल गया होगा तो इसलिए गैस्ट्रिक ऊपर आ जाता है, ताकि अपने को एसिडिटी हो जाती है उसके वजह से। तो ये स्पिंचर, यहाँ पे स्पिंचर क्या प्रिवेंट करता है, जो फूड अपने ने डाला वो यहाँ पे हवा ना जाए, इसलिए एयर ट्रैप ना हो इसलिए होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि गैस्ट्रिक ऊपर की तरफ ना आए इसलिए होता है। 2 प्राइमरी फंक्शन होता है, समझ में गए। यहाँ से हवा ना जाए उसके इसलिए वजह से बंद होता है, यहाँ पे ऊपर गैस्ट्रिक एसिड ना जाए इसलिए वजह से बंद होता है। अब इसका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई देख लेते हैं। ब्लड सप्लाई थायराइड आर्टरी से होगा, दूसरा क्या होगा, थायराइड होता है डिसेंडिंग में, मिडल में, अपर और लोअर में क्या होगा, गैस्ट्रिक आर्टरी होगा, जो गैस्ट्रिक आर्टरी है उसका होगा। अब नर्व सप्लाई में क्या होगा, वेगस नर्व, मैंने बोला था। अब नीचे नीचे जैसे आगे अपने वेगस नर्व देखने को मिलेगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड, मेडिस्टेनियल और डीप सर्वाइकल। ये लिम्फ नोड होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, डीप सर्वाइकल हो गए, मेडिस्टेनियल हो गए और गैस्ट्रिक नोड हो गए। ये सब थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, पर आप समझ जाओगे। एक पेन और बुक यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना सकते हो इसकी और याद कर सकते हो। इसमें रिवीजन की बहुत ज़रूर है। एब्डोमिनियल रिएक्टर। अब हम बात करेंगे स्टमक के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आगे बोला था मैं IMP बोलूँगी, तो ये हर यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेगा, स्टमक, पैंक्रियास और दूसरा होगा वो आगे बताओगी। स्टमक एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, स्टार मार्क कर लेना। उसमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, फंडस, बॉडी और पाइलर्स। फंडस में क्या होगा,
अपर डोम लाइक पोजीशन देख ही सकते हो। बॉडी में मिडल एंड लार्जेस्ट सेंट्रल रीजन। पायलस में क्या होगा, द लोअर सेक्शंस फनलिंग इनटू द ड्यूडेनम। अब ये ड्यूडेनम से यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें फिर होता है कि कर्वेचर, कौन सा कर्वेचर होगा, एक तो लेस कर्वेचर जो शॉर्ट होता है, बॉर्डर ऑन द राइट साइड, और एक बड़ा सा ग्रेटर कर्वेचर लॉन्ग होता है, कॉन्वेक्स शेप में होता है, ये कॉन्वेक्स शेप है, ठीक है। लेफ्ट साइड में होता है 4 to 2 times बिगर लार्जर देन द लेजर कर्वेचर। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। एक एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल, लेफ्ट क्वाड्रेंट, हाइपोकॉन्ड्रिक, ठीक है। ये अपने ने बनाया था जो 9 क्वाड्रेंट है, उसमें अम्बिलिकल पहले पकड़ने का, अम्बिलिकल, फिर एपिगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक ऊपर था, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिएट, ये लेफ्ट मतलब यहाँ पे होगा। तो ये इस रीजन में स्टमक अपना लोकेटेड होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे क्या था, लीवर वाला था, और यहाँ पे क्या है, स्टमक वाला है, देख लेना। तो ये लोकेशन आप लिख सकते हो। बहुत अपने को ये वाला टेबल याद होगा ना, तो आप लोकेशन भी लिख सकते हो थियोरी में। फिर गैस्ट्रिक फोल्डर, गैस्ट्रिक फोल्डर मतलब ऐसे 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 फोल्डर हो गए। इसमें पेरिंटियल सेल्स होते हैं प्रेजेंट स्टमक में, जो HCl सिक्रेट करता है और इंट्रेस्टिक फैक्टर सिक्रेट करता है, जो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या फैक्ट, इसमें पेरेंटियल होता है। फोल्डेड म्यूकोसा मेम्ब्रेन्स प्रोवाइड एक्सट्रीम इलास्टिसिटी along the stomach dramatically expand when the food enters with these folds only appears when the stomach is centrally empty। इसमें क्या कहा गया है, जो जब अपना फूड आता है तब ये स्टमक ऐसे जो फोल्ड थे वो अब ऐसे फोल्ड होता है, स्टमक ऐसे अंदर की लाइनिंग में फोल्ड होता है। जब फूड आता है तब वो एक्सपांड हो जाता है, दोनों एक्सपांड होता है, क्योंकि उसको फूड को स्टोरेज के लिए उसको जगह मिले। यहाँ पे ये फोल्डेड जो गैस्ट्रिक फोल्डेड है वो इसके लिए काम आता है, ठीक है। अब फिजियोलॉजी देखते हैं अपने, यहाँ पे मोटा मोटा देखेंगे, बाकी तो ये फिजियोलॉजी अपने पार्ट 2 में देखेंगे, डीप में फंक्शन में गैस्ट्रिक जूस कैसे फंक्शन करती है वो वाला। अब उसकी सप्लाई भी देख लेंगे कि फिजियोलॉजी फंक्शन अपने को लिखना है, इसलिए उसमें बोला है फूड स्टोरेज होगा, पहले तो स्टोर करेगा, फिर चर्निंग करेगा, मिक्सचर से मिक्सचर करेगा, माइक्रोप्सिस क्योंकि HCl है प्रेजेंट, पेरेंटियल जो सेल निकालते हैं वो माइक्रोब को प्रिवेंट करता है, एंजाइम निकालता है कौन सा, पेप्सिन, फिर द प्रिपरेशन ऑफ द आयरन एंड विटामिन B12 एब्जॉर्ब बाय इंट्रेस्टिक फैक्टर, ये भी पेरेंटियल सेल निकालेगा, इंट्रेस्टिक फैक्टर उसमें से क्या होगा, आयरन और विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करेगा। अब एरेंटियल सप्लाई, वेनस सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई, ऑटोनोमिक विंग। एरेंटियल सप्लाई में क्या, कौन सा सप्लाई होगा, उसका खुद का गैस्ट्रिक आर्टरी होगा, गैस्ट्रो एपिप्लोरिक आर्टरी होगा, ट्रंक हिपेटिक और स्प्लेनिक, स्प्लेनिक मतलब स्प्लीन का आर्टरी होगा, ठीक है। एक हिपेटिक लीवर का आर्टरी होगा, स्प्लेनिक होगा, मतलब ये ब्रांच थोड़ी थोड़ी वहाँ पे ज्वाइंट होगी, ठीक है। और वेनस में कौन कौन सा होगा, पोर्टल वेन होगा जो लीवर में होगा, स्प्लेनिक वेन होगा वो ही, और सेंट्रिक वेन। वेनस ड्रेनेज में क्या होगा, एक पोर्टल वेन होगा लीवर में, स्प्लेनिक यानी स्प्लीन का, और मेसेंट्रिक वेन। अब मेसेंट्रिक वेन सब में देखने को मिलेगी, मेसेंट्रिक वेन होगी, ठीक है। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन कौन सी होगी, गैस्ट्रिक होगी, गैस्ट्रोएपिथियल उसकी खुद की, और कॉलिक्यूलर लिम्फॉइड, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं एटोनॉमिक विंग, जो पैरासिस्टमिक और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल होगा, स्पिनल नर्व्स फ्रॉम द T6 to T5, और ये वेगनस नर्व। अभी तक क्या था कि फूड अपने कंट्रोल में था, अब क्या होगा, ऑटोनोमस ये सब हो गए, ठीक है। तो इसमें वेगस नर्व होगा जो पैरासिम्पैथेटिक है, और सिंपैथेटिक नर्व कौन से होगी, T6 और T5। सिंपैथेटिक नर्व जो वर्टिब्रा में से आते होंगे, जैसे T6 T5 T10, और वेगस नर्व यहाँ पे जो सर्वाइकल से ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे अंदर आते वो वेगस नर्व। इन जो नीचे के पार्ट्स हो गए उसमें वेगस नर्व तुम्हें कॉमन ही देखने को मिलेगा। ये नर्व सप्लाई अपने को देख लिया, डोंट वरी ये सब बहुत होता है, पर आप एक टेब्यूलर फॉर्म में सब लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड सप्लाईज, फिर नर्व सप्लाई वो सब लिख सकते हो टेब्यूलर फॉर्म में। यहाँ पे ऑर्गन लिख देना और उसके फंक्शन लिख देना, ठीक है। तो इससे बहुत ही आसानी होगा आपका रिवीजन करना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, आता ही आता है।
अब हम ये मैं जो बोल रही थी, ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये अपनी ऑर्गन है। ऑर्गन के यहाँ पे आगे जो बाजू की कौन सी वो मेम्ब्रेन होगी, वेसिकल मेम्ब्रेन होगी। ये यहाँ पे कौन सी होगी, पेरेंटियल होगी। ये वेसिकल, ये पेरेंटियल, और बीच में कौन सा जो फ्लूइड होगा, पेरिटोनियम। यहाँ पे अपने ने डिवाइस कर दिया पेरिटोनियम, ठीक है। इसमें अब हम बोलते हैं कोर रोल, द प्राइमरी साइट वेयर द वास्ट मेजोरिटीज ऑफ अ फूड डाइजेशन न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन अकर। कौन कितना होता है, 6 to 7 मीटर्स। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब होगा, फिर फूड का मेजोरिटी डाइजेशन होगा या वो डाइजेस्ट होगा, ठीक है। सिंपलीफाई में कर देते 7 to 6 मीटर में होगा। अपना टोटल 9 मीटर में था, अपने ने आगे पढ़ा था जीआई ट्रैक, उसमें से 7 to 6 मीटर तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही खा लेता है, ठीक है। दूसरा अपने देखते हैं, उसके 3 टाइप है, एक ड्यूडेनम है, जेजुनम है और इलियम है। ड्यूडेनम जो पहला पार्ट होता है वो सी शेप में होता है, एक सी शेप में होता है। कितना होता है, सिर्फ 25 cm होता है। यहाँ पे सी शेप में 25 cm होता है, कवर्ड अराउंड द हेड ऑफ पेनक्रियास। ऐसे यहाँ पे पेनक्रियास होगा, हेड के यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पेनक्रियास होगा, ये शेप में यहाँ पे पेनक्रियास होगा, उसका हेड कवर करता है उसको। और बाइल, उसके बाइल एंड पेनक्रिएटिक सिक्रेशंस वाया हेपेटिक पेनक्रिएटिक, मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो रेडियोनम है वो क्या कौन से 2 जूस लेता है, एक तो बाइल का जूस ले लेता है और पेनक्रियाट का जो सिक्रेशन होता है वो भी ले लेता है। किसके फॉर्म में, हिपेटो पेनक्रियाटिक जो ट्यूब होती है एम्प्यूला, वहाँ से ले लेता है। जिजियनम में कौन सी होता है, अब कॉलाइडियर होती है, हैवीली कॉलाइडियर होगा, ये जिजियनम है, ये ड्यूडेनम से जिजियनम। इलियम से यहाँ पे जो सेसम था ना, वहाँ से जो बात होगा वो बाढ़ आएगा, उसको हम इलियम कहेंगे। भाई जेजुनम 2 मीटर का होगा, 7 मीटर में से 16 मीटर में से 2 मीटर क्या होता है, जेजुनम। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आएगा इलियम आंसर आएगा, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, बाकी का बच्चा क्या, इलियम। द टर्मिनल सेगमेंट इट इज़ कनेक्टेड टू अ लार्ज इंटेस्टाइन, बोला था सेसेनम से कनेक्ट होगा। फिर इट्रिकली इलियोसेकल वाल, यहाँ पे इलियोसेकल वाल होगा। अ मैकेनिज्म दैट स्ट्रिक्टली कंट्रोल्स द फॉरवर्ड फ्लो ऑफ द फूड इनटू द सेसम, यहाँ में इलियोसिकल वाल होगा जो इलिया और सिकल के बीच में होगा, ठीक है। अब ये सब अपने देख लिया स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिजियोलॉजी जो हम पार्ट 2 में देखने वाले, पर यहाँ पे मोटा मोटा देखेंगे हम फंक्शन, फिर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रेशन। ये क्या है भाई, ये विलय है जो अपने एब्जॉर्प्शन में काम आता है, ठीक है। ये कौन सा है, ब्लड होता है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है, सब म्यूकोजा, ये म्यूकोजा लेयर, ये सब म्यूकोजा लेयर। केमिकल एंड मैकेनिकल फंक्शन देख लेते हैं। ड्राइव्स फॉरवर्ड मूवमेंट्स वाया पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, क्या से फूड कैसे ड्राइव करता है, आगे कैसे बढ़ता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, यानी ऐसे जो होती है विलाई, तो उसको फूड को आगे जाने में हेल्प करती है। फिर सेकंड क्या होता है, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट इन सेकेंडाइड्स प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड एंड फैट, क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को सेकेंडाइड्स में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, एमिनो एसिड में, और फैट्स को होता है कन्वर्ट करता है लिपिड में। प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन वाया अ रेसिडेंस लिम्फ नोड, प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे जो लिम्फ नोड होती है सेकेंड सब म्यूकोजाम, उसमें प्रोटेक्ट करता है फूड में जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया है उसको इन्फेक्शन ना फैलाए। सिक्रेशन हार्मोन्स कॉल्सिसाइटोकाइनेंस, सीसी के हार्मोन वो सिक्रेट करता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम बात करें उसकी सप्लाई के बारे में, आर्टेरियल, नर्व्स, वेन्स, वो सब के बारे में। आर्टेरियल कौन सी होती है, मेसेंट्रिक आर्टरी होगी। वेन में कौन सी होगी, पोर्टल ही जो लीवर में होगी वो। फिर दूसरी कौन सी होगा, न्यूली एक्सक्रेटेड न्यूट्रिएंट्स स्ट्रेट टू द लीवर। फिर इसमें नर्व सप्लाई कौन सा होगा, एक तो सिस्टमेटिक में T9 to T10 जो स्पाइनल कोर्ड नर्व से आएगा वो, और जो पैरासिस्टमेटिक क्या होता है, कंट्रोल वाया वेगस नर्व। ये जो सिंपैथेटिक कंट्रोल होता है ना वो स्लो होता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है ना वो एक्सेलरेट करता है, फास्ट होता है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। वेगस नर्व होगा, ये स्पिनल नर्व्स में T10 to T5, T9 to T10, और ये इसमें पैरासिम्पैथेटिक, अगर पैरासिम्पैथेटिक आपको समझ में ना आए तो वेगस नर्व लिख देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। वाइड पार्ट होता है, नॉट अ लॉन्ग, वाइड पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग था और ये वाइड होगा, बहुत खुली जगह होगी ऐसे।
पहला पार्ट ही सेसेसम है, जो इलियम था वो उसका ओपनिंग होगा। कहाँ से, यहाँ पे वाल कौन सा था, इलियोसिकल वाल था, ठीक है। 6 cm होगा। डिटेल रीजन्स, फीचर्स, वेरीफॉर्म अपेंडेक्सिस। अब अपेंडिक्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये स्मॉल पार्ट्स होते में, ठीक है। इसका एक अलग ही कहानी है अपेंडिक्स की, जो कभी आपने सुनी ही होगी। ये डेड सेल से ऐसे तो बना होता है, जो अपने कोई भी रोल में नहीं आता डाइजेस्टिव में, पर तो भी पहले जो था, पहले ज़माने में वहाँ पे रोल में काम आता था, इसलिए ये पार्ट है। अभी ये यहाँ पे जैसे कि ये कुछ काम के नहीं आता, पर है, स्ट्रक्चर में है अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है यहाँ पे, सेसेनम। फिर अब यहाँ पे आएगा, कौन सा आएगा, असेंडिंग कॉलन। ये कॉलन यहाँ पे शुरू हो गया, ये कहाँ से होगा, ट्रांस कॉलन, और ये डिसेंडिंग कॉलन। ट्रैवल्स अपवर्ड्स ऑन द राइट साइड टू द हिपैटिक फ्लेक्चर्स, लीवर्स, लीवर। यहाँ पे क्या आता है, लीवर आता है, तो ये लीवर की तरफ, ऊपर की तरफ धकेलता है, ये ऐसा कहा जाता है। ट्रांसवर्स कॉलन हॉरिजॉन्टल होता है यहाँ से यहाँ तक, तो एक्रॉस एब्डोमिनल टू द स्प्लीनिक फ्लेक्चर। यहाँ पे क्या आता है, स्प्लीन आता है, तो वहाँ पे धक्का देना, वहाँ की तरफ मूव होता है। फिर डिसेंडिंग कॉलन जो कहाँ पे होता है, नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड नीचे की तरफ डाउनवर्ड होगा। कितना होगा, 25 to 30 cm, मतलब ये छोटा होगा 6 cm का। यह असेंडिंग ऐसे होगा, और सबसे डिसेंडिंग सबसे लंबा सेकेंड लार्जेस्ट होगा, नहीं लंबा। सिग्मॉइड जो होता है एस शेप में होगा, ये बहुत बड़ा होगा, सिग्मॉइड बहुत बड़ा होगा। सिग्मॉइड कॉलन एस शेप में होगा, इसलिए वो बहुत बड़ा दिखता है। ये रेक्टम हो गया, सॉरी, ये एस शेप में होगा ऐसे, तो ये एस शेप में है। 40 cm ट्यूब होती है। इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन पार्ट कौन सा होता है, सिग्मॉइड होता है। क्लास 11th या 12th में ये IMP क्वेश्चन था, ये यहाँ पे भी IMP क्वेश्चन, कंटिन्यूस पार्ट ड्यूरिंग अ मटेरियल इनवर्ड टू द मिड लाइन। फिर लास्ट में अपने रेक्टम देख लेते हैं। फाइनली 13 cm स्ट्रेट टर्मिनल ट्यूब होता है, स्ट्रेट टर्मिनल ट्यूब होता है यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पे ओपनिंग में क्या होता है, एनस होता है। कॉलोनिक फिजियोलॉजी फंक्शन उसका, फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन। अब प्राइमरी फंक्शन तो क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब करता है वो पार्ट रिमेनिंग वाटर को, जहाँ पे यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन था वहाँ पे पानी था, वो एब्जॉर्ब करके, वो भी बचा कुछ वो पानी था वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा लार्ज इंटेस्टाइन। फिर मिनरल्स कॉम्पैक्ट, जो मिनरल बच गए वो भी ले लेगा। सेमी सॉलिड फेसिस स्टूल बना देगा, जो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। बैक्टीरिया सिम्बोसिस, अब इसके अंदर बैक्टीरिया होता है, सेसम के अंदर स्पेशली। कहाँ पे होता है, क्या होता है, ई कोलाई होता है, स्टेटोकोकस होता है। ये सारे काम क्या काम करते हैं, एंट्रोबैक्टर होते हैं। ये सारे क्या काम करते हैं, एक्टिवली सिंथेसाइज विटामिन के, फॉलिक एसिड फॉर द होस्ट बॉडी। मतलब ये सारे विटामिन के वो सब एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या है, इको फ्रेंडली है अपने साथ, ये बैक्टीरिया अपने साथ अपने अंदर इको फ्रेंडली जैसा काम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, विटामिन के और फॉलिक एसिड को बनाते हैं। विटामिन के किसके लिए काम आता है, रिवाइज कर लेते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। फॉलिक एसिड किस में काम आता है, आयरन को बनाने में काम आता है, ठीक है। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर है, याद रखना। ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। ब्लड सप्लाई में आर्टरी और वेनस, सुपीरियर इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, यहाँ पे मेसेंट्रिक वेन आएगा। सिंपैथेटिक में सुपीरियर इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया, और पहले सिंपैथेटिक में वेगस नर्व तो आएगी। पेल्विक नर्व, क्योंकि ये नीचे का पार्ट आएगा तो पेल्विक नर्व भी आएगी और वेगस नर्व भी आएगी। टर्मिनल चेक पॉइंट, एनियल कैनाल एनाटॉमी। एनस के बारे में देख लेते हैं। एनस 3.8 वाइड होता है, लॉन्ग होता है। इंटरनल स्पिंचर होता है और एक्सटर्नल स्पिंचर, दो स्पिंचर होता है। कोर फंक्शन क्या है, कंट्रोलिंग एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। द एग्जिस्ट गेरेटेड बाय द हाईली स्पेशलाइज्ड ड्यूअल स्पिंचर्स फेल सेफ सिस्टम। जो मतलब कि यहाँ पे दो स्पिंचर होती है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो हम नहीं, अपने हाथ में नहीं है, जो यहाँ पे बॉडी, ये जो स्टूल पास हुआ, जो स्टूल बना है लार्ज इंटेस्टाइन है, वो इंटरनल स्पिंचर के वहाँ पे जाएगा। और जो प्रेशर क्रिएट होगा, जो अपने रोक के रखते हैं, वो एक्सटर्नल स्पिंचर से अपने को आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है। और ये जो इंटरनल स्पिंचर होता है तो वो रोक नहीं, वो ऊपर की तरफ जो वेस्ट मटेरियल है वो ऊपर की तरफ नहीं जाने देगा, और ये जो एक्सटर्नल स्पिंचर है वो नीचे की तरफ नहीं जाने देगा। ये अपने इनवॉलंटरी एक्शन में आता है, ये वॉलंटरी एक्शन है अपना,
जो अपने रोक के रखते हैं वो एक्सटर्नल स्पिंचर की वजह से रोक सकते हैं, इंटरनल स्पिंचर जो पीछे जो बैकवर्ड प्रिवेंट करता है। देख लेते हैं यहाँ पे स्मूथ मसल से बना है, स्केलेटल मसल से बनना है। कंट्रोल मैकेनिज्म, यहाँ पे कंट्रोल अनडायरेक्टेड, कॉन्शियस, वॉलंटरी कंट्रोल, ये इनवॉलंटरी कंट्रोल है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से। ठीक है, यहाँ तक देख लिया आपने ने। अब बात करें स्पिंचर के बारे में। ओवरऑल अपने स्पिंचर के कहाँ होते हैं, एक तो यहाँ पे होता है जो क्या होता है अपर इसोफेजियल यूथ, उसके फंक्शन दिया होता है एयर के ब्लॉक करने के बारे में। और ये कहाँ से होता है, इनवॉलंटरी स्केलेटल होता है। ये स्मूथ और लोअर में क्या होता है, स्मूथ और इनवॉलंटरी होता है। और कार्डियक बोलते हैं दूसरा नाम। इस ये ब्लॉक एसिड रिफ्लक्स, जो एसिड को बाहर इसोफेगस में बैक कराने में नहीं मदद। पायलिक स्पिंचर जो ड्यूडेनमस और स्टमक के बीच में होता है, क्योंकि स्टमक में एसिड होता है और इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक लेयर होता है, तो वो आने नहीं देता, वो प्रिवेंट करता है। स्मूथ एंड इनवॉलंटरी अपने हाथ में नहीं है। इंटरनल एनल स्पिंचर जो यहाँ पे प्रॉब्लम में अर्जित होता है एनल कैनाल में, और वो भी स्मूथ और इंटरनल होता है। फेसिस को बैकवर्ड में जाने में मदद करता है। और ये एक्सटर्नल होता है जो कॉन्शियसली अपने रिटेंशन ऑफ द फेसिस करते हैं, वो स्केलेटल अपने वॉलंटरी होता है। इन शॉर्ट वॉलंटरी अपने एक ही स्पिंचर को हम कर सकते हैं जो है एक्सटर्नल एनल स्पिंचर, बाकी सब तो इनवॉलंटरी है। ऑटोनॉमिक वायरिंग ऑफ ओवरले, मतलब ये पूरा सिस्टम 30 फुट का वो ऑटोनॉमियसली अपने हाथ में नहीं है, तो भी वो होता है क्योंकि दो अपोजिट नर्वस के सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। दो अपोजिट नर्व के वजह से अपना ये जो ऑटोनॉमस फुट का 30 फुट पाइपलाइन का सिस्टम प्रोसेस होता है। कौन सा होता है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों नहीं होते तो आज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा। एक तो सिंपैथेटिक मतलब वो ब्रेक्स के तरफ के काम होता है, ये एक्सेलरेटर के जैसे काम करता है। मैप फ्रॉम द T6 टू लेके T10 तक होता है। सप्लाई फ्रॉम द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन डाउन अ मेसेंट्रिक गैंग्लिया, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो यहाँ पे अपने लिख सकते हो T6 टू 10 क्या होता है, स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पे मेंटेनेंस T6 टू T10 क्या होगा, स्टमक में होगा। T9 टू T10 क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। मेसेंट्रिक गैंग्लिया क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। यहाँ पे वेगस नर्व हो गई जो पैरासिम्पैथेटिक होगी, डोमिनेंट होगी, सबसे बड़ी होती है। कहाँ पे होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, अपर लार्ज इंटेस्टाइन। फिर पेल्विक नर्व होगी, दूसरी पेल्विक नर्व होगी जो लोअर में होगी। पेल्विक यहाँ पे रीजन होगा, जो लोअर कॉर्नर होगा, टर्मिनल चेक पॉइंट होगा। दिस सिस्टम्स ड्राइव्स एक्टिव digestions, secretions and peristalsis. Generally slow digestion and decrease peristalsis. ये डिक्रीज करेगा और ये इंक्रीज करेगा। डिक्रीज भी होना जरूरी है क्योंकि फूड जब ना हो तब अपने ये इसमें एनर्जी और कम डाउन होगी ताकि बैलेंस रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मैप के बारे में। ओवरऑल अपने ने ये लास्ट देख लेते हैं कि क्या होता है। पहले तो मैकेनिकल अपनी मैन्युअली च्यूइंग होती है, अपने हाथ में होता है, वो मैकेनिकल प्रोसेस होती है। सेंसरी इंजेक्शन होता है, मतलब हम सेंसरी यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है यहाँ पे एसिड के बारे में। फिर यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिशन एक्सक्रेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है अल्टीमेटली, और एक्सक्रीट करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और क्या होता है दूसरा, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल होता है। मतलब ये ऑटोनॉमसली और सीक्वेंस वाइज होती है, ठीक है, ना कि पहले जो स्टमक काम कर देगा या तो इसोफेगस बाद में करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सीक्वेंस वाइज होती है, हाईली सीक्वेंस होती है, ऑटोनॉमस होती है, कंट्रोल वे में होती है, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पथेटिक वे से, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपने देख लिया। PDF अपने को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको हैंड रिटन PDF भी मिल जाएगी और ये PPT की PDF भी मिल जाएगी। सेकेंडली अब इसमें पार्ट 2 आएगा जो फिजियोलॉजी के बारे में होगा। ये ओवरऑल अपने एनाटॉमी देख लिया। अब हम देखेंगे जूसेस के बारे में। कौन सा जूसेस, जैसे हिपैटिक जूसेस होता है, गैस्ट्रिक जूसेस होता है, पैंक्रियाटिक जूसेस होगा, उसका एब्जॉर्प्शन में क्या रोल होता है, उस सब प्रोसेस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको समझ में आ गया। मैंने IMP भी टिक करा है, देख लेते, स्टमक, पैंक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना सकते हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको रिव्यू करने में काम आता है, रिविजन करने में काम आता है शॉर्ट टाइम में, ठीक है। ये ओवरऑल था। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कर देना, शेयर भी कर देना अपने नर्सिंग ग्रुप को, ताकि औरों को भी हेल्प होए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।